अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अब से कुछ रोज़ कबल हमने देखा असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना का एक इजलास हुआ, जिस इजलास के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में तकरीबन 3 अरब डॉलर के, अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तानी रुपयों में आज के उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बात करें तो ये रकम तकरीबन 435 अरब रुपये बनती है। 600 इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस को तकरीबन सिफर शरह सूद पर जारी किया गया। कमेटी में इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी ने इजहार बरहमी का इजहार करते हुए कहा जी कि बाज़ लोगों को तकरीबन 15 अरब रुपए तक के कर्जे दिए गए, कर्ज लेकर मशीनरी दरामद की गई जो इस्तेमाल ही नहीं हुई। ये भी चेयरमैन कमेटी खजाना ने कहा, कायमा कमेटी, हम डॉलर्स के लिए धक्के खा रहे हैं, क्यों अमीर लोगों को नवाजा जाता है। कमेटी मेंबर बिरजीज ताहिर ने कहा कि इन 600 अफराद की लिस्ट दी जाए ताकि पता चले कि कौन मुल्क को लूट रहा है। ये कर्जे 2 साल कबल पीटीआई दौर में बिजनेसमैनों को दिए गए। स्टेट बैंक के हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कर्ज कमर्शियल बैंकों से दिया गया। इनायत हुसैन साहब जो स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कर्जे कोरोना के दौरान कमर्शियल बैंकों ने दिए और बैंकों ने बिजनेसमैनों के प्रोफाइल देखकर ये कर्जे जारी किए और इस पर स्टेट बैंक ने कहा जी कि सिफर जो है वो शरह सूद नहीं है। इस इजलास के फौरन बाद ही जो कमेटी के चेयरमैन है जनाब कैसर शेख साहब हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम में आकर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि किस तरह ये $3 बिलियन तकरीबन 450 अरब के कर्जे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तकरीबन मुफ्त के अंदर कुछ हाई इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स को दिए गए। क्या कहा कैसर शेख साहब ने, जरा ये भी सुना जो बताया। मैं आपको कहूँ कि $3 अरब आज हमने फाइनेंस कमेटी में डिस्कस किया है कि $3 अरब जो है इन्होंने कोई 200-300 अमीर फैमिलीज़ में 0% पे टर्फ में दिया आज से 2.5 साल पहले। शब्बर रज़ा बाकर साहब स्टेट बैंक के गवर्नर थे। अब आज हमारे पास रिज़र्व नहीं है, टोटल $4 अरब रिज़र्व है। हम हर मुल्क से कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से हमें लोन दें और IMF जो है वो अभी तक स्टाफ लेवल समझौता भी नहीं कर रहा। तो ये $3 अरब जो इन्होंने लुटा दिए ना, सिर्फ 200-300 अमीर फैमिलीज़ में, किसी को 5 अरब रुपए का कर्जा दिया, किसी को 10 अरब रुपए का कर्जा दिया, किसी को 15 अरब रुपए का कर्जा दिया और वो स्टेट बैंक का उसमें 0% रेट था, 1, 2 या 3% सिर्फ पाली ये बैंकों ने वो थोड़ा सर्विस चार्जेस लिए। तो आज ये हम पूछ रहे हैं बड़ी तफसील से, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में ये डिस्कस हुआ कि वो बताइए तो सही कौन सी कंपनी है, क्योंकि मुझे ये पता है कि काफ़ी वो कर्जा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिला और वो जो एयर जेट मशीनरी है जो आई है वो उसकी डिमांड, क्योंकि कॉटन हमारे पास नहीं थी, आज भी वो पेटियों में ज़्यादातर मशीनरी बंद पड़ी है, इस्तेमाल भी नहीं हुई और वो $3 अरब का कर्जा चंद अमीर फैमिलियों में लुटा दिया गया। वही अगर नाज़रीन एक अंदाजे के मुताबिक और तलाक के मुताबिक, क्योंकि हमने भी जो तमाम कंपनीज या इंडिविजुअल्स जिनको एक कर्जा मिला है RTI के तहत स्टेट बैंक से ये मालूमात हासिल की हैं कि आखिरकार ये किन लोगों को कर्जा दिया गया। ये 600 अफराद या इंडिविजुअल्स कौन थे। रज़ा बाकर साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक थे वो तो अब इस मुल्क में नहीं है, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में, उनके दौर में स्टेट बैंक के गवर्नरशिप में ये कर्जे जारी हुए। तो रज़ा बाकर साहब से कोई सवाल पूछेगा, रज़ा बाकर साहब से जो अब है नहीं यहाँ पर, और ख़ुद को वो बहुत बड़ा इस वक्त ये कहते थे कि वो मईशत को उस दौरान जब कोरोना के दिन थे हम बुहरान से निकाल लें, और इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कोरोना के हवाले से जो हमारी काविशें रही हैं उसको दुनिया सराहती है। तो क्या वो ये काविशें थी जब मुफ्त के अंदर हाई इंडिविजुअल्स को कर्जे दिए गए? इसे बहुत से अहम सवालात हैं। एक सवाल तो यह है कि यह कर्जा जारी हुआ जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर, लेकिन दरअसल इसकी एलिजिबिलिटी ये रखी गई कि सिर्फ लार्ज स्केल यूनिट्स को यह कर्जा मिल सके। तो इस लिहाज से कुछ ही इंडिविजुअल्स को यह कर्जा मिल सका। जो इत्तलात हमारे पास हैं उसके मुताबिक 80% कर्जा टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को मिला, और इसमें भी सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो मुस्तफीद हुए इस कर्जे से। और मजे की और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिससे तकरीबन $3 अरब, और अगर इसका 1.5 भी टर्नओवर होता तो ये तकरीबन $4.5 अरब के कम से कम तो एक्सपोर्ट्स देते, लेकिन एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, इजाफा हुआ तो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स में हुआ। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स बढ़ गए क्योंकि मशीनरी इंपोर्ट में इजाफा हुआ। ना तो जॉब क्रिएशन हुई, ना एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई, ना इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स बढ़े, एक करंट अकाउंट क्राइसिस शुरू हुआ, और इमरान खान साहब जाते जाते पेट्रोलियम सब्सिडी भी दे के चले गए और IMF का मुआहिदा तोड़कर गए, और पाकिस्तान को ये $3 अरब का जो मुफ्त कर्जा ये अपने हाई इन फ्यूचर्स को दे के गए, ये एक स्कैंडल अपने आप में बन गया। इसकी मज़ीद क्या है और क्या स्टैंडिंग कमेटी ये रिपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है? क्योंकि मिसालें अच्छी मौजूद हमारे पास नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में आपके सामने टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ फाइनेंसिंग स्कीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में शुरू हुई कोविड के दिनों में, जिस स्कीम के तहत तकरीबन $3 अरब के कर्जे जो कि सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे, आप कह सकते हैं कि ये उस वेल्दी क्लास को जो ऑलरेडी रेंट सीकिंग पे बिलीव करती है, टेक्सटाइल सेक्टर, सब्सिडीज, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मराहत इनको जो मुसलसल मिलते रहे, हर वक्त ये इंडस्ट्री ऑन द ब्रिंक्स ऑफ कोलैप्स रहती है कि अभी हमेशा ये खबर आती है कि अभी इंडस्ट्री खत्म है, अभी इंडस्ट्री खत्म है। हर हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है एप्टिमा की तरफ से, और अब हमने देखा कि ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि $3 अरब के कर्जे मिले, और ये कर्जे सिर्फ एक लार्ज स्केल यूनिट्स को मिले। इसका फायदा हुआ, यानी एक वनरेबल तबके को कोई फायदा हुआ, या एक खास तबके को फायदा हुआ या नहीं हुआ? और ये जो अकाउंटेबल है स्कीम के जिन्होंने लॉन्च की थी, क्या उनसे सवाल जवाब होंगे नहीं होंगे? इसके कोई स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे नहीं आएंगे? ये रिपोर्ट भी दब जाएगी क्या? जिस तरह फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से बैंक्स के जो मामलात थे, वो रिपोर्ट भी दबी हुई है, आज तक सामने नहीं आई। स्टेट बैंक कहता है हमने बना के फाइनेंस डिवीजन को भेज दी, फाइनेंस डिवीजन आगे कोई तफसीलात फराम नहीं करता। तो क्या ये रिपोर्ट भी दब जाएगी बिल्कुल जिस तरह से इससे पहले रिपोर्ट्स दबी हैं? हम ये सारे सवाल उठाते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुबैर तुफैल साहब साबिक सदर हैं FPCCI के, वो साथ मौजूद होंगे। खाकान नजीब साहब ये फरमाएं कि ये इतनी अलार्मिंग और कितनी आयरनी है कि हम $1 अरब या $500 मिलियन के लिए मुख्तलिफ ममालिक से पैसे मांग रहे हैं, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी में ये बताया जा रहा है कि हमने $3 अरब के कर्जे उसी तबके को जो मरात याफ्ता है उसी तबके को दे दिया और बड़े आसान कर्जों शराइत पे दे दिए। कितना कंसर्निंग और कितना आयरनी है, कितनी बड़ी है खाकान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इस चीज को इस तरह समझिए कि आप कोविड के बाद वापस आ रहे थे, तो आइडिया ये था कि ये $435 अरब गया था उस वक्त, टू बी एग्जैक्ट, तो वो $3 अरब उस वक्त की उससे बनता है जो एक्सचेंज रेट पैरिटी थी। तो आइडिया ये था कि आप इंडक्ट करें इनटू द इकोनॉमी सम इम्पेटस से मतलब है कि आप फराहम करें कोई इकोनॉमी को आगे चलने के लिए। तो आइडिया इन दैट सेंस द सेंस वाज गुड। ये 1% पे दिए गए थे, और मुझे अगर एग्जैक्टली याद हो तो ये शायद 10 साल का लोन है जो कि दिया गया था। आई थिंक हुआ ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पहले तो क्लियरली डिफाइन करने चाहिए थे, ये मैंने तब भी कहा है। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए था कि आप सेक्टोरली किस सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखना चाहिए था कि उन ऑब्जेक्टिव्स में क्या SME की ग्रोथ शामिल है, क्या एक्सपोर्ट ग्रोथ शामिल है, क्या आपकी ये शामिल है कि जो टेक्सटाइल है उसी पे आपने फोकस करना है। सो ये सारी चीज़ें जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि तहकीक किए बगैर जब हम काम करते हैं तो हमारे नताइज जो हैं वो ऐसे होते हैं कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हमने क्या काम किया और उसका क्या फ़ायदा हुआ। अब ये हुआ कि उसके बाद इकोनॉमी चूंकि स्लो हो गई, और एक और चीज़ जो नहीं देखी गई वो ज़रूरी ये थी कि क्या गैस और बिजली की फराहमी इन यूनिट्स को हो पाएगी जिनको हम सेटअप करने जा रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सो आई थिंक जो रिसर्च वर्क है, और मुझे हैरानगी थोड़ी सी इस बात पे ज़रूर हुई है कि चले आप मिनिस्ट्रीज में तो कह सकते हैं कि हमें बहुत मुश्किल होती है हायर करने के लिए रिसर्च स्टाफ, तनख्वाहें देने के लिए बाहर से लोग लाते हैं तो बहुत एक ऐसा समा होता है कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज एक जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी मौजूद होती है। स्टेट बैंक में तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जिसमें एक बड़ी सलाहियत है पे करने की, जिसमें सलाहियत है प्रोफेशनल्स को हायर करने की, और ये चूंकि स्कीम का मेन डिज़ाइन वहीं पे आ रहा था सारा, तो उस वक्त के लोगों को ज़रूर ये बात पूछनी चाहिए हमें कि फिर क्या हुआ। आई थिंक अब जहाँ खड़े हैं, हमें जो ऑब्जेक्टिव्स उस वक्त के डिफाइन हुए थे, आखिर कुछ तो हुए होंगे ना जब इंटरनल मीटिंग्स हुई, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो अब हमें वक्त आ गया है मुल्क में कि वो हमें कॉमन कर देने चाहिए, हमें पब्लिक के साथ शेयर करने चाहिए कि उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या गोल्स थे, क्या लिमिट सेट की गई थी, पर पार्टी एक्सपोजर कितना था, पर सेक्टर एक्सपोजर कितना था, SMEs का एक्सपोजर कितना था, लार्ज स्केल का कितना था। तब हमें मालूम होगा कि क्या ये सारा काम हुआ। अगर हुआ तो फिर उसके मुताबिक आज जो गोल्स हैं वो कहाँ तक अचीव हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो ऑब्वियसली इस वक्त कम हुई हैं, SMEs जो है वो भी स्लो हैं, ओवरऑल सारी मैन्युफैक्चरिंग स्लो है। सो फिर कहाँ पे खड़े हुए हैं? आई थिंक दिस इज वेयर दिस स्टैंड्स। और ये याद रखिए कि जो आप 1% पे देते हैं और उसको जो बर्दाश्त करती है वो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ पाकिस्तान करती है। आप पूरे पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनको 400 अरब रुपया देते हैं, इधर आप इतना बड़ा
सालाना की बुनियाद पर अगर आज मैं एक मोटा सा हिसाब करूं कि 20% शराय सूद है इस वक्त मुल्क में या 21% है, तो 435 को मैं अगर करूं तो ये 87 बिलियन रुपीस पर ईयर की सब्सिडी बनती है। सो यू नो वी हैव टू रियली थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सही, और ना कोई प्लानिंग थी फॉर्मल तरीके से जिस तरह से ये हुआ। अच्छा, ये जो है मामला, इसमें जो ये नाम सामने आएंगे नहीं आएंगे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी कह दिया जाता है कि ये क्लास से फॉर्मेशन है। स्टैंडिंग कमेटी भी ये बोल रही है स्टेट बैंक से क्या मालूमात फराहम करें, सहाफ़ी भी हम भी पूछ रहे हैं स्टेट बैंक से क्या मालूमात फराहम करें। ये मालूमात आएंगी भी सामने या नहीं आएंगी, और क्या ये रिपोर्ट भी दब जाएगी, ये भी सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवाल जो कि स्टैंडिंग कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उठाए हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग उठा रहे हैं। आरटीआई और दीगर जो हमारी इस वक्त हुकूक हैं उसके तहत हम भी स्टेट बैंक से पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग थे जो मुस्तफ़ीद हुए इन बड़े कर्ज़ों से। एक एक शख्स को 15-15 अरब का कर्जा मिला, 450 अरब तक की अमाउंट बनती है, और तकरीबन 3 अरब डॉलर उस वक्त जब पाकिस्तान इस वक्त एक्सचेंज और एक एक रुपये एक एक डॉलर के नहीं, इस वक्त बाहर मुल्कों को देख रहा है दूसरे ममालिक की तरफ, ऐसे हालात में, और ये 3 अरब डॉलर तकरीबन मुफ्त के अंदर बांटा गया, कुछ एक ख़ास तबके को बांटा गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, किस बुनियाद पे रज़ा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक थे, कोई स्टडी कंडक्ट हुई थी, क्या थ्रेशोल्ड होगा, किस सेक्टर को दिया जाएगा? क्योंकि जो इत्तलात है हमारे पास उसके मुताबिक 80% कर्जा सिर्फ एक सेक्टर को दे दिया गया, यानी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो कैपिटल की हुई वो टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर में हुई, और तकरीबन 20% शायद दूसरे सेक्टर्स को मिल सका। तो ये क्या थ्रेशोल्ड, क्या रेशो, क्या एलिजिबिलिटी थी, किस क्राइटेरिया के बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ, ये बंदर बाट में कौन कौन शरीक था, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई हिसाब किताब होगा? अभी भी इसको क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्यों कहा जा रहा है? इतनी स्टैंडिंग कमेटीज, नेशनल असेंबली और हमें क्यों करनी पड़ रही है इस डेटा तक को हासिल करने में? ये सारे अहम सवाल हैं। जुबैर साहब, ये आप बता सकते हैं, जुबैर तुफैल साहब साबिक सदर FP प्रोग्राम में साथ मौजूद। जुबैर साहब, ये बता सकते हैं किसको मिला ये कर्जा, क्या हुआ? ये देखें, ये कर्जा एक टर्फ की पॉलिसी आई थी जी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये कर्जा दिया जाएगा सनतों को, और इसमें ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर था जी, और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे उन्होंने इसको हासिल किया। और जैसे आपने खुद कहा कि 20% जो बाकी सब सेक्टर्स को मिला, तो उन सेक्टर्स में जो बड़े से ग्रुप्स थे टेक्सटाइल के, उन्होंने उसको हासिल किया, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम था, गालिबन 3% के करीब था, जो आज तकरीबन 24% है। तो उन्होंने ख़ास लोगों ने, ख़ास ग्रुपों ने फ़ायदा उठाया। आम कंपनियों को इसमें इतना फ़ायदा नहीं मिला, या उनको इतने ज़्यादा लोन नहीं मिले। अच्छा, नहीं तो ये जो ख़ास लोग थे, ये ख़ास लोग इमरान खान साहब की हुकूमत में कई ही ख़ास लोग थे जिनको मिला कर्जा, क्या हुआ? मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता, वो ख़ास लोग जो भी थे, चाहे इमरान खान की हुकूमत में करीब थे, लेकिन वो अपने सेक्टर्स में भी बहुत ताकतवर थे। मैं कुछ इंडस्ट्रीज को जानता हूँ जो जैसे आप हैं और दीगर दोस्त अहबाब हमारे जो उनसे हमारा ताल्लुक़ रखता है, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था उस लोन के लिए, किसी को कर्जा नहीं मिला था। जितने मेरे जानने वाले थे उन्होंने भी अप्लाई किया, आपने भी अप्लाई किया था, आपको नहीं मिला। मैं बहुत सौ को जानता हूँ जो वेज स्कीम के लिए अप्लाई करे तो उनको, तो आप टर्फ की बात कर रहे हैं, आपको नहीं मिला। ऐसे बहुत से सनतकार हैं जिनको टर्फ नहीं मिला, वो उस वक्त पूछते रहे ये मिल किसको रहा है, अब पता चल रहा है कि ये 450 अरब मिल भी चुका है लोगों को मिल चुका। तो सर ये तो ये बंदर पार्ट थी, क्या था ये, क्या हो रहा था? ये असल में मैं कहूँगा कि ये जो 450 अरब था ना जी, ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। ये चंद मनपसंद लोग थे, चंद मनपसंद कंपनियाँ थी, उनको ये दिया गया, और उन्होंने उससे पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया, और आज तक उठा रहे हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं, आप वक्ती तौर पे तो दबा लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही टाइम गुजरता है तो सब चीज़ें बाहर आ जाती है, पेंडोरा बॉक्स खुलता है, सब पता चल जाता है कि किसने क्या किया, क्या हुकूमती दबाव के ज़रिए लिया या अपने ताल्लुकात के ज़रिए लिया। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि ये इसको इवनली। अच्छा, जिस दौर को इमरान खान साहब कहते हैं कोविड का दौर के हमने बहुत अच्छा मैनेज किया, उस दौर में एक तरफ वो ये मुफ्त कर्जे बांट रहे थे चंद खास लोगों को, दूसरी तरफ एक तरफ रियल एस्टेट को एमनेस्टी दे रहे थे कि सारा काला धन आप साफ कर सकते हैं। तो एक साथ ये एक कोविड का दौर देखा जाए तो वनरेबल तबके के नाम पर एक खास अशराफिया ने अयाशियाँ की और भरपूर तरीके से की उस ज़माने में। इसका मतलब आप सही कह रहे हैं, कोविड के अंदर जो है
स्टेट बैंक ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, उसमें सैलरीज के बारे में भी था, सैलरीज का जो आम आदमी को किसी को मीडियम एंटरप्राइज सैलरीज के बारे में भी था, उसमें मैं समझता हूँ मीडियम को भी दिया उन्होंने। अच्छा। कि जिसने अप्लाई किया कि मैं कह रहा हूँ कई लोगों को जो जिन्होंने अप्लाई किया उनको नहीं मिला, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट बैंक ने क्रेडिट प्रोफाइल्स और रख दिए थे कि नहीं मिल सका था काफ़ी। लेकिन बहरहाल वो सैलरीज में दिया था। अच्छा। सैलरीज में दिया था और कहा था कि भाई ये आपका कारोबार सही नहीं चल रहा है, आप इस काबिल नहीं है कि लोगों को सैलरी दे सकते हैं, तो स्टेट बैंक ने उनको ये कर्जा दिया था और जो उसको उन्होंने बाद में आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटा दिया और इंटरेस्ट रेट भी उसका बहुत कम था। सैलरीज की हद तक मुझे पता है कि मीडियम साइज़ कंपनीज को भी सैलरीज के लिए लोन मिले थे। चलो मीडियम साइज़ को चंद मिल गए, लेकिन मेन जो था आपका जो 450 अरब रुपए वो बड़े तबके को चले गए जो ऑलरेडी रेंट सीकिंग पर है, ऑलरेडी मरात और आपके जो एक खास तबका जो ब्लैकमेलिंग हर हुकूमत को करता है, तहरीक इंसाफ के जो गवर्नमेंट आती है उसको करता है, तो उनको और ज़्यादा नवाज दिया गया। और उस आज उसका हिसाब किताब आपको लगता है होगा या ये बात गई अब ख़त्म? मेरा ख्याल है हिसाब किताब तो नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये लोग जो हैं एक्सपोज हो जाएंगे कि जिन्होंने इस सर कैसे एक्सपोज होंगे आप मुझे बताएं। स्टेट बैंक के ही डिप्टी गवर्नर ने स्टैंडिंग कमेटी में जाके बताया कि कुछ बैंक्स ने उनको हमने शो कॉज नोटिस सर्व किए हैं और वो उन्होंने एक्सचेंज ओवर प्राइस करके बेची, ओवर चार्ज किया डॉलर को, फ़ायदा उठाया वोलेटाइल मार्केट का। आज तक उन बैंक्स का क्या हुआ हमें नहीं पता चला। हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बताया कि हम उन पर टैक्स लगाएंगे, कोई विंडफॉल गेंस का, वो भी कुछ नहीं, फिस्कल साइड से भी कुछ नहीं हुआ, तो ये भी कुछ नहीं होगा इसका मतलब? मैं समझता हूँ बैंक्स ने जो है गुज़िश्ता 1-2 सालों में बहुत फ़ायदे उठाए जी। आप आज भी देखें गुज़िश्ता 1 साल में भी एक्सचेंज रेट में एक दिन ऐसा होता था कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप पता चला कि इंपोर्ट के जो डॉलर्स हैं वो मिसाल के तौर पे आपने 245 का डॉलर बाई किया और उसी दिन जब आपका एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आई तो पता चला 235, 10-10 रुपये 8-8 रुपये डॉलर के ऊपर जो है बैंक्स ने फ़ायदा उठाया। और मेरा ख्याल है बाद में स्टेट बैंक ने कुछ बैंकों के ऊपर जुर्माना भी किया, लेकिन उनके पास जो प्रॉफिट्स थे वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में थे तमाम बैंकों। स्टेट बैंक ने सर जुर्माना नहीं किया, वो कहते हैं कि फिस्कल साइड से टैक्स लग रहा है तो हम क्यों जुर्माना करें, लेकिन खैर वो मामला दबा हुई है, रिपोर्ट रुकी हुई है। डॉक्टर हकर अजीज साहब से पूछूंगा कि जब हम ये कहते हैं IMF से कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें हमारी फाइनेंसिंग करें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट गैप है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हैं, फिर जब IMF हमारी ये शीट्स इस तरह के एक नहीं ऐसे कई किस्से देखता होगा कि आपने 500 अरब मुफ्त में बांट दिए, आपने इस सेक्टर को इतनी सब्सिडी दे दी, सर आप डील करते रहे IMF वगैरह को, तो वहाँ से क्या हमें किस तरह से डील किया जाता है जब वो इस तरह की सामने चीज़ें देखते हैं कि अच्छा आपने 400 अरब रुपए ऐसे ही दे दिए फिर फ्री के अंदर और आप हमसे पैसे मांगने आ रहे हैं, क्या रिएक्शन होता है IMF वगैरह का? डॉक्टर साहब So before I answer this question, देखिए एक और चीज याद रखिए कि जब ये इतनी लिक्विडिटी मार्केट में आई तो ये इन्फ्लेशनरी भी थी, सो लोग सिर्फ इसलिए हर्ट नहीं हुए कि उनको पैसे नहीं मिले, इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाने में भी इसका हाथ था। और दूसरा याद रखिए कि जब आपने 4.3 बिलियन डॉलर या टोटल बनता है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 बिलियन डॉलर को अगर मैं 70-30 के रेशियो पे लूँ तो टोटल जो मशीनरी या खर्चा हुआ होगा वो 4 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ होगा। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट में भी काउंट कर रहा है, इसने उन दो चीजों को भी डिस्टर्ब किया। अब आप आ जाइए, सो ऑब्वियसली IMF आपसे पूछेगा कि यार आप नहीं देख रहे थे कि मॉनेटरी एक्सपेंशन आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब IMF और पाकिस्तान का अफान इतना बड़ा इस वक्त जिसे कहेंगे ट्रस्ट गैप है, यही वजह है कि IMF ने श्रीलंका को भी पैसे दे दिए हैं, IMF ने बांग्लादेश को भी पैसे दे दिए हैं। एक मुल्क जिसने डिफॉल्ट नहीं किया और एक मुल्क जिसने डिफॉल्ट कर दिया है, और पाकिस्तान पिछले 5 माह से नवा रिव्यू नहीं कंप्लीट कर पा रहा। आपने बजट दिया, इनहराफ किया, आपने रुपए की कदर को रोका, इनहराफ किया, आपने गैस की कीमत को तब्दील करने में 30 महीने लगाए, इनहराफ किया, आपने अभी एक सब्सिडी इंट्रोड्यूस कर दी जिसको अभी आप तैयार ही कर रहे थे, आपने उसको जब पब्लिक किया IMF से आई थिंक पूछा नहीं, इनहराफ किया। देखिए IMF के साथ आपको ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हर्ट कर रहा है। IMF के अलावा पाकिस्तान के पास कोई एंकर नहीं है कि ये जो सिचुएशन लुकिंग इन दी आई है जहां पे 4.2 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, फ्रेंडली कंट्रीज भी ऑन बोर्ड आने में IMF की तरफ देख रही हैं, IMF उनकी तरफ देख रहा है। So of course all this leads to not only a trust deficit with the IMF but आप अपने लोकल हालात देखें ना, इन्फ्लेशन आपकी इस वक्त जो है 35% हेडलाइन है, 47% फूड इन्फ्लेशन है, जो मनी पंप हुई है उसका इसको बढ़ाने में भी एक असर है, जो करंट अकाउंट बढ़ा है उसमें भी असर है।
So now I think the first thing to do, हम फौरन चले जाते हैं कि हम इसकी लेकिन खाका साहब हमें लिस्टें मिलनी चाहिए। लेकिन खाका साहब ये एक बात बताएं कि इसका जो असल मकसद था वो इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन था और असल ये एक्सपोर्ट्स बढ़ना था, तो असल में से तीनों अहदाफ नहीं हासिल हुए, जो उल्टा इसका नेगेटिव इंप्लीकेशंस हुई कि करंट अकाउंट पर भी हुई और इन्फ्लेशन पर भी हुई। तो इसका मतलब एक तो आपने जिस तरह बताया कि पूरा इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क ही नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी को, लेकिन ये एज सच पॉलिसी में भी तो फ्लॉज थे और जिन्होंने बनाई थी पॉलिसी जैसे रजा बाक़िर साहब, ये तो नहीं हम कह सकते कि ही वाज नॉट अ बैंकर, या हम ये भी नहीं कह सकते ही वाज नॉट एक्सपीरियंस्ड या ही वाज अ पॉलिटिशियन के विद नो एक्सपीरियंस, ये भी नहीं थे, वो ही वाज अ टेक्नोक्रेट और उनको अच्छे ग्राउंड्स थे इकोनॉमी में, बाहर तो वो सामने एक अच्छे सुलझे हुए शख्स लगते थे, मईशत पे अच्छी ग्रिप रखते थे। तो किस तरह ये पॉलिसी जो फ्लॉज थे, ये इमरान खान साहब तो नहीं पकड़ते हैं फ्लॉज को, वो तो इकोनॉमिस्ट नहीं थे ना बैंकर थे, तो ये ना शायद कोई और पकड़ता, ये तो रजा बाक़िर साहब ने बनाई ना पॉलिसी। खान साहब तो आपने बहुत अच्छी बात की है, आई थिंक, एंड बड़ी ही सेंसिबल चीज रखी है। सो अब मेरा ये ख्याल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक एनालिटिकल पेपर छापना चाहिए जिसमें उनको छापना चाहिए कि हम इन 3 गोल्स को लेके चले थे। फॉर एग्जांपल मेरे लिए गोल नंबर 1 एक्सपोर्ट था, गोल नंबर 2 जॉब क्रिएशन था, गोल नंबर 3 सेक्टोरल ग्रोथ था। इफ आई वाज टू डिजाइन दिस पॉलिसी, मैं ये 3 गोल्स लेके चलता। उसके बाद आज उन्हें लिखना चाहिए कि अगर हमारे यही 3 गोल्स थे, लेट्स से रजा देख रहा था इसको, तो फिर उसके बाद आज उसकी अचीवमेंट क्या हुई। अगर $4.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इसका जो हम समझते हैं ना कि एक एसेट टर्नओवर जो है, और ये आपके साथ तो के मेरे से ज्यादा काबिल बिजनेस में अगर बैठे हैं, तो ये 1.5 से 2 टाइम्स होता है। सो इसका तो मतलब ये है कि टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $6 से $7 अरब की जो है वो जनरेट हो जानी चाहिए थी इससे। हमारी एक्सपोर्ट तो कम हो गई है पिछले साल से। सो रियली व्हाट हैपेंड, दैट्स द लेवल ऑफ रिसर्च जो इस वक्त स्टेट बैंक और सामने रखनी है अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, और हम जैसे पॉलिसी मेकर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि क्या ये पॉलिसी ठीक थी और क्या उसके समरात आए। और मैं तो अभी एक छोटा सा एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया है कि मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट पे क्या असर आना चाहिए था। लेट्स से कि टेक्सटाइल को ही चला गया 80%, तो क्या यही असर आ गया है। सो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इसकी इन्वेस्टिगेशन करना तो दूर की बात है, पहले तो हम ये तो देखें कि क्या उसके असरात आए हैं। लग ये रहा है जो एविडेंस अभी तक सामने आ रहा है विद फॉलिंग एक्सपोर्ट, इवन टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है ना, लास्ट ईयर आई थिंक $20 अरब के हम करीब चले गए थे, इस साल शायद 16 साढ़े 16 अरब से नहीं ऊपर जाएगी। तो कहाँ मैं बात कर रहा हूँ $6 अरब ऊपर जाने का, आप $3 अरब फॉल कर रहे हैं। So this is of course of serious concern। और आप जो टर्नओवर लगा रहे हैं 1.5 मैंने आपको खान साहब, ये भी ऑन द लोएस्ट, मतलब हम एक जिसे कहते हैं कि एक सेफ साइड पे हम रख के कह रहे हैं कि 1.5 का टर्नओवर हो, 4.3 दैट कम्स अराउंड $6 बिलियन। ये एग्जैक्टली। मैं जुबैर साहब आपकी राय पे जानना चाहूंगा, ये प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन है कि 1.5 का टर्नओवर भी हो, $4.3 बिलियन 70-30 इक्विटी रेशियो के हिसाब से, तो इट कम्स अराउंड $6 बिलियन जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, 6 बिलियन प्लस होने चाहिए। बिल्कुल। क्या हुआ? वो तो और कम हो गया 3 साल। असल में एक वजह ये भी थी कि आपकी डोमेस्टिक कॉटन की क्रॉप जो थी ना, वो गिरती चली जा रही थी। अब आज से 3 साल पहले जैसे आपकी क्रॉप 10 मिलियन बेल थी, आज आके 5 मिलियन बेल हो गई है, और ये पिछले सालों में 1-2 साल से बराबर कॉटन की क्रॉप नीचे जा रही है। और डिमांड ग्लोबली भी कंप्रेस हुई है, जो टेक्सटाइल्स की और वैसे गुड्स कम हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में जो है कॉटन की बहुत वजह से इंपोर्ट करना पड़ा, और इंपोर्ट जो था बहुत महंगी कीमतों पे आए। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें ये भी मैंने किस्सा सुना है कि बहुत से लोगों ने मशीन मंगाने के बजाय रियल एस्टेट ने पैसा डाल दिया, इधर उधर भी पैसा घुमा है इसमें। हुआ भी होगा ना, ये टर्फ के नाम पर क्या क्या हो गया है? हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ऐसा कोई डायरेक्टली मेरी नॉलेज डायरेक्टली नहीं, लेकिन ये बातें चल रही थी कि ज़माने आम के टर्फ का पैसा भी बहुत से इधर उधर एवेन्यूज में गया। बिजनेसमैन आमतौर से ऐसे करता है, अगरचे वो बैंक को ये लिख के देता है कि मैं आपसे जो लोन ले रहा हूँ, जिस मकसद के लिए ले रहा हूँ उसी के लिए इस्तेमाल करूँगा, कुछ और नहीं करूँगा। लेकिन मेरे इल्म में है कि एक टाइम ऐसा आया था गुज़िश्ता 3 सालों में कि लोगों ने बैंक से लोन लेके और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में मुनाफा बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आज के दौर में मैं भी सोच रहा हूँ, इस वक्त जो है ना चीज़ें थोड़ी काम डाउन हो गई हैं। सही। अब हुकूमत इस पर कर क्या सकती है खान साहब? एक तो आपने कहा कि एनालिटिकल पेपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी कर दे, दूसरा ये कि अभी भी जो इनको सब्सिडी मिल रही है अराउंड 16% तो मिल रही है। अगर 5% पे भी लेट्स से ये था, तो नाउ एट 21% उनको तकरीबन 16% सब्सिडाइज रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है। नाउ व्हाट, अब क्या हो सकता है? यानी इस सब्सिडी अब अभी
क्या फौरी एक्शन ले सकती है? देखिए, आई थिंक एक तो एनालिटिकल पेपर सामने आना चाहिए ताकि जो इस चीज को समझते हैं हम उसको देख के बता सकें कि यू नो व्हाट हैपेंड। और ये जरूर कॉटन का कम होना एक रोल प्ले कर सकता है, बट कॉटन कैन ऑलवेज बी इंपोर्टेड। जब पिछले साल पाकिस्तान ने 7.7 मिलियन बेल्स बनाई थी तो बाकी इंपोर्ट तो हुई थी ना कॉटन, तो कॉटन कैन ऑलवेज बी इंपोर्टेड। और फिर ये भी देखना चाहिए था ना, देखिए ना, मैं इसीलिए कहता हूँ जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ गैस और बिजली की मैंने बात की। मैं बहुत आई एम ग्रेटफुल टू जुबैर साहब कि उन्होंने कॉटन को का जिक्र किया। क्या आपको वर्टिकल लिंकेजेस तो बनानी चाहिए ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी हुकूमत नहीं कर सकती। आप मरात लेना चाहते हैं जरूर लें, आप सपोर्ट लेना चाहते हैं जरूर लें, बट ये यू नो लिंकेजेस बनाना, ये सारा काम करना, टेक्सटाइल में इस मुल्क में अगर 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है तो उसका ये काम है कि वो ये चीजें भी क्रिएट करे, वो कॉटन इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करे, ये उनका एक रॉ मटेरियल है। मैं ये सिर्फ टेक्सटाइल के ज़मन में नहीं कह रहा, चाहे वो कार की आप डिस्कशन करें मुझसे, मैं तब भी ये कहूंगा रिसर्च इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और चले ये तो हम मानते हैं ना, हम हर वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चला सकती। सो ये सारी चीजें भी देख कर ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। एंड यहाँ मैं स्टेट बैंक को इसलिए मैं बहुत ही जिम्मेदारी डालता हूं उन पे, बिकॉज दैट इज वन इदारा जहां पे पैसे देने की, अच्छा टैलेंट हायर करने की इजाजत भी है, वो करते भी हैं। आई हैव फ्रेंड्स देयर हु आर स्मार्ट गाइज, स्मार्ट वुमेन who know this, who know research, who are who have done research in the world. So I think एक research paper आएगा and गवर्नमेंट अपने तय इसको पब्लिक जरूर करना चाहिए। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है अगर आप लोग इस पर एक्सेस करना चाहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। इस उम्मीद के साथ कि ये इन्फॉर्मेशन आती है और हम आपके सामने रखते हैं। वाइंड अप कर हमको इसी नोट पे फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत